हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका जो परीक्षा है वो सब खत्म हो गई है। अब नए सिरे से आपको तैयारी करनी है, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो क्लास की मतलब किसी कॉम्पिटिटिव की परीक्षा हो। फिलहाल अब आपको नए सिरे से तैयारी करनी है। चाहे आप चाहे ड्रॉप ले रहे हों इस वर्ष, चाहे नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हों, तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसको कहते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक रसायनों का वर्गीकरण एवं नामकरण। नामकरण जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रत्येक यौगिक का नामकरण अर्थात कार्बनिक यौगिक का नामकरण जानना बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले जानेंगे कार्बनिक रसायन क्या है। कार्बनिक रसायन आप समझते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें कार्बन और उसके यौगिक कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, या कार्बन के साथ में और अन्य तत्वों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन से सहित का यानी ऐसे यौगिक हो जिनमें कार्बन विद्यमान हो, इस प्रकार के यौगिक का जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इसका क्लासिफिकेशन मतलब नामकरण कैसे करते हैं, कैसे नामकरण होगा। तो देखिए, जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमारे जो ये ऑर्गेनिक जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, देखिए ये कितने प्रकार के हैं। इनको सरलता ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली दो भागों में, पहला है खुली श्रृंखला में, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, ये खुली श्रृंखला होती है। और दूसरा है बंद चेन, बंद श्रृंखला। क्या है? ये बंद श्रृंखला यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया, एक खुली श्रृंखला में और एक बंद श्रृंखला में। ठीक है। अब बंद श्रृंखला आपकी दो प्रकार की होती है। क्या है? एक है समचक्रीय, एक है विषम चक्रीय। एक है आपका समचक्रीय और दूसरा है विषम चक्रीय। समचक्रीय यौगिक और दूसरा क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। अब देखिए, ये जो समचक्रीय और विषम चक्रीय यौगिक है, अब देखिए जो आपका समचक्रीय है, इसको भी दो भागों में बांटे हैं। किसमें? एक है एल साइक्लिक कंपाउंड्स और एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है। इसको दो भागों में बांट दीजिए। एक है एल साइक्लिक और एक है एरोमेटिक। ठीक है, तो इतने में इसको बांट दिया गया है। ठीक है, अब आपका आता है। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक है आपका, जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको दो भागों में बांटा गया। ओपन चेन कंपाउंड्स यानी खुली श्रृंखला, इसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन। और इसे कहते हैं क्लोज्ड चेन।
फिर बंध श्रृंखला को दो भागों में बांटेंगे, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। अब जो आपका समचक्रीय यौगिक है इसको भी दो भागों में बांटा गया, किसमें? एलिसाइक्लिक यौगिक और एक है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक करके चालू करते हैं। इसको देखते हैं खुली श्रृंखला के यौगिक किसे कहते हैं। ठीक है, एक एक करके पूरे नॉमेनक्लेचर को आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब एक एक करके आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला है खुली श्रृंखला के यौगिक। तो देखिए पहला है खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला में क्या होते हैं कि इनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन चैन नहीं बनाते, मतलब ये रिंग नहीं बनाते हैं, खुले में होते हैं। ठीक है, वो पार्श्व भी जुड़ सकते हैं, सीधे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपस में रिंग नहीं बनाते। देखिए जैसे आपके कार्बन इस तरह से है, ये है, इस तरह से है, इस तरह से कार्बन परमाणु का अटैचमेंट होता है, लेकिन इसमें परमाणु आपस में जुड़ते, मतलब एक घेरा नहीं बनाते हैं, तो ये खुली श्रृंखला के यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका नाम अभी आपको बताया जाएगा कि इसका नाम क्या है। ठीक है, किस तरह से ये आपके बनाए जाते हैं। तो ये आपके हो गए खुली श्रृंखला। बंद श्रृंखला में क्या होते हैं? जब कार्बन परमाणु, देखिए एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो आपस में देखिए एक रिंग बन जाता है। ठीक है, ये इस तरह से या इस तरह से, ये इस तरह से, या आपके देखिए यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, इस तरह से जब जुड़ते हैं तो एक रिंग का निर्माण हो जाता है, तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? खुली श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। तो खुली श्रृंखला के जितने भी आपके यौगिक हैं लगभग सबको पढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए अब पहले इसमें हमें जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर के बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन, और कार्बन यानी कार्बन तो है ही। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के निश्चित अनुपात से किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सही बात, यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कि वह यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन संयुक्त रूप से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया ना? अब हाइड्रोकार्बन के रूप देखिए कितने, देखिए मैं संक्षिप्त में पढ़ा रहा हूँ। हाइड्रोकार्बन के रूप देखिए क्या है। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है ये हाइड्रोकार्बन जो है आपका दो प्रकार का होता है। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अदर एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें अंतर क्या है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंधों के द्वारा पूरा करता है। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इस तरह से एकल बंध के द्वारा ये पूरा करता है। देखिए ये इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी जिसमें कार्बन अपनी चारों संयोजकताएं एकल बंधों के द्वारा पूरा करता है उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अदर एंड जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन के मध्य में या तो डबल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है। देखिए
चाहे डबल बॉन्ड हो, या तो डबल बॉन्ड पाया जाता हो या तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। इस तरह से हाइड्रोकार्बन जो बनते हैं उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए यह कार्बन है, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन लगाया जाएगा तो इसका उदाहरण क्या होगा, CH4 यानी मेथेन, C2H6 एथेन, C3H8 ये आपका प्रोपेन हो जाएगा। ये आपके किसके उदाहरण है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। यहाँ असंतृप्त में देखिए डबल बॉन्ड है तो यहाँ HH हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H2, C2H4 एथिलीन हो जाएगा, या एथीन भी इसको बोलते हैं, और या C2H2 एसिटिलीन होता। तो ये किसके उदाहरण है आपके, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए हमें किसी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हम उसका नामनक्लेचर कैसे करेंगे, किस तरह से कार्बनों का नाम होता है, किस तरह से उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इसका नाम क्या है। अब हम आपको पढ़ाएंगे कि इसका नामकरण कैसे किया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम। कार्बनिक यौगिकों का IUPAC। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका IUPAC नाम कैसे निर्धारण किया जाता है। ठीक है, ये अब आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए हर एक चीज में नाम का बड़ा महत्व होता है। जैसे चाहे वो पढ़ने में हो चाहे कोई भी चीज में हो, जब तक हम उसका नामनेशन यानी नामकरण नहीं कर पाएंगे, नाम नहीं जान पाएंगे, तब तक कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो देखिए जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं ना तो उसको एक नाम दिया जाता है, भैया किताब यहाँ लाओ, किताब लाया जाता है। तो हर एक चीज़ का नाम होता है, तो नाम का बड़ा ही महत्व होता है। तो अब देखिए किस तरह से नाम रखा जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो पंडित जी को बुलाया जाता है या किसी मौलाना जी को बुलाया जाता है, अपने अपने धर्म के अनुयायी को बुलाया जाता है, भाई कि हमारे बच्चे का नामकरण करो। तो कहते हैं किस समय में किस दिन में जन्म हुआ है, ये चीज़ को पता लगाया जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देखा जाता है कि IUPAC नेम लिखने में जो नियम है उस नियम को का पूर्णतः पालन किया जाता है। तो देखिए क्या क्या नियम है इसमें। देखिए पहले तो IUPAC का फुल फॉर्म जान लो। IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये है आपका IUPAC का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा दिया हुआ ये नाम है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है राम निहोरे, इंडिया में उसका नाम है राम निहोरे, और घर पर उसका नाम आधार कार्ड में बना है राम निहोरे, और घर पर नाम है उसका रामू रामू। तो जब बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, तो उसका नाम रामू नहीं रहेगा, वही नाम रहेगा आधार कार्ड वाला राम निहोरे। अब वो चाहे इंग्लैंड जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे जिस कंट्री में जाए, लेकिन नाम उसका क्या रहेगा, इंटरनेशनल नाम है वो। ठीक इसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने भी सोचा कि हम कुछ ऐसे नाम का प्रतिपादन करें जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। जैसे हम लोग अलग अलग देश में अलग अलग स्थान पर रहने के नाते अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कोई पानी है, हम लोग पानी को हिंदुस्तान में जल कहते हैं, नीर है इसका पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन उसका सूत्र जो है H2O है। तो जो H2O है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, चाहे पानी का हो, चाहे जल का हो, चाहे नीर का हो,
लेकिन अगर उसका पूछा जाए कि मतलब सूत्र क्या है, तो जल का सूत्र क्या होगा, H2O। और जल का रासायनिक नाम हाइड्रेट ही होगा, चाहे जहाँ जाओ, चाहे जहाँ जाएंगे तो उसका नाम सूत्र H2O और नाम उसका हाइड्रेट है ना। जल का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रेट, ध्यान रखना, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इस तरह से नाम लागू किया गया है कि पूरे वर्ल्ड में एक नाम से जाना जाए। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया है। कार्बन का नाम आईपीएससी में क्या रखा गया है, तो देखिए तो देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसका IUPAC नाम जो होगा वो होगा मेथ। क्या होगा, मेथ। अगर 1 कार्बन है तो इसका आईपीएससी नाम में क्या होगा, मेथ। 2 है तो क्या नाम होगा, एथ। 3 कार्बन अगर है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। 4 कार्बन है तो ब्यूट। 5 है तो पेंट। 6 कार्बन है तो इसका नाम है हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो इसका नाम है हेप्ट। अगर 8 है तो इसका नाम है ऑक्ट। अगर 9 है तो इसका नाम है नॉन। और अगर 10 है, C10 है तो इसका नाम है डेक। और भी नाम है, अब आप इसी तरह से नाम आगे बढ़ते जाते हैं। तो देखिए एक का नाम है मेथ, दूसरे का एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन का नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ईंटा है तो ईंटे को घर बनाना है तो ईंटे के ऊपर ईंटा रखा तो जाता है, लेकिन उसके बीच में सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो कार्बन होते हैं, कार्बन को कार्बन से जोड़ने के लिए बंध का इस्तेमाल किया जाता है। और ये बंध देखिए, इसमें आपको मेन चीज़ यही याद रखना है, कार्बन बंध, उसके नाम, बस हो गया नॉमेनक्लेचर, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब कार्बन हो गया, अब आप देखिए बॉन्ड। बॉन्ड माने होता है बंध, और बंध किसे कहते हैं, जो आपस में बांधे रखे, यानी कार्बन परमाणु को जो बांधे रखता है। तो ये बंध देखिए 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला है सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को जो प्रेजेंट करते हैं वो एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड, ये रिप्रेजेंटेड बाय ये सिंगल लाइंस, एक रेखा से इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका आईपीएससी नाम होता है ANE, यानी एन होता है, कहा एन होता है। जहां पर भी सिंगल बॉन्ड लगा होगा उसको हम अंत में उसको एन कहेंगे। क्या कहेंगे, एन। जैसे ये का है आपका, और का पर जब बड़ा आ का मात्रा लग जाता है तब इसको का न कहकर का जोर से कहते हैं। इसी पर मान लीजिए ओ का मात्रा हो गया तब का न कहकर ओ कहेंगे। इसका जो अंतिम भाग है वो ओ हो जाएगा, यानी बदल दिया जाएगा। को, का, के, कै होता है ना, ठीक इसी प्रकार से इसका उद्घोष हम एन करके कहेंगे, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है, ये हो गया। एक चीज और यहाँ पर ध्यान से सुन लो कि जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, एकल बॉन्ड होते हैं, इसका जो सूत्र है वह है CnH2n+2। ये ध्यान रखना है, ये सिंगल बॉन्ड का सूत्र है CnH2n+2, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन 2 गुना होकर के 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका डबल बॉन्ड। क्या है, डबल बॉन्ड। जहां डबल बॉन्ड आता है वहां पर उसको 2 रेखा से प्रदर्शित करते हैं, डबल माने 2। और जहां पर डबल बॉन्ड लगा होता है वहां का लिखते हैं ENE, यानी ईन कहते हैं। क्या कहते हैं, ईन। क्या कहते हैं इसको, ईन कहते हैं। जहां पर जिस हाइड्रोकार्बन पर, जिस कार्बन पर ये डबल बॉन्ड लग गया उसको हम ईन कह करके पुकारते हैं, ईन।
ठीक है, ध्यान रखना। और इसका सूत्र है CnH2n। अनदर तीसरा है आपका ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड को आपको 3 लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो 3 लाइन हो गया। ट्रिपल बॉन्ड को किससे प्रदर्शित करते हैं? 3 लाइन से। और जहां 3 लाइन से प्रदर्शित करते हैं उसको हम लिखते हैं YNE, यानी आइन। कहा है? आइन। अब जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर हम उसको क्या कहा जाएगा? आइन। जैसे ब्यूटाइन, पेंटाइन, कंटाइन, है ना, इस तरह से कहते हैं। अब देखिए, अब आयन का सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, ये होता है। समझ आई बात? तो ये चीज, इतने चीज तो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको आईपीसी नाम सीखना है तो इसको जल्दी से नोट कर लो। ये चीज देखिए बहुत जरूरी है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेट, ये हो जाएगा। और इन 3 प्रकार के बांड, सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड। सिंगल बांड को 1 रेखा, डबल बांड को 2 रेखा, ट्रिपल बांड को 3 रेखा। इसका नाम है एन एन आइन। एन एन आइन, इतना पहले नोट कर लो। अब हम इसका उपयोग सिखा रहे हैं कि देखिए बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल जान लो कि चढ़ाना चढ़ावत यही से अगर नहीं सीख पाओगे तो समस्या आ जाएगी। अब देखिए आपको पढ़ाना, आपको सीखना है कि अब इसका उपयोग कैसे करेंगे। देखिए इतना आपने लिख लिया। अब देखिए अब आपको कुछ मालूम नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। जान लीजिए इतना आपको पता है, बाकी और कुछ पता है ही नहीं पता है तो ठीक है। देखो जैसे हमें बनाना है अब मेथेन, हमें नहीं मालूम है लेकिन हमसे कहा गया कि मेथेन का सूत्र बना करके दिखाओ। क्या बनाएगा? मेथेन। तो आपने लिखा, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना मेथ धन एन। तो मेथ है नंबर ऑफ कार्बन और एन है नंबर ऑफ बॉन्ड ना हो। तो मेथ में कितने कार्बन हो जाएंगे? मेथ में देखो भैया कितने कार्बन है? 1 कार्बन। कार्बन की संख्या कितनी है? 1। तो 1 कार्बन लगा दिया। एन में आपने कहा सिंगल बॉन्ड होता है तो लो सिंगल बॉन्ड लगा दो। 4 होते हैं कार्बन के संयुक्ता तो इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हो गया 4। कार्बन कितने हैं? 1 है, इसलिए इसका नाम होगा C। और H कितने हैं? 4 है, तो ये हो गया 4, CH4। 1 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया मेथ। क्या हो गया? मेथ। और N जुड़ा है इसलिए हो गया N। दोनों को मिला दिया, हो गया मेथेन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? CH4। देखो बन गया ना, कोई जादू का खेल थोड़ी है, ऑटोमेटिक बन गया। CH4 हो गया। ठीक है, अगला देखें। मान लीजिए आपको बनाना है एथेन, प्रोपेन। तो एथेन में देखिए क्या है, वही चीज, एथ धन एन बराबर एथेन। तो एथ में कितने कार्बन है आप देखेंगे, यहाँ पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन हो गया। और एन में कौन सा बांड है? सिंगल बांड। लो सिंगल बांड लगा दिया। कार्बन बैलेंस की पूरा कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर दोनों पर सिंगल बांड लगा है, इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन लगेगा नहीं, यहाँ पर लगा दीजिए। ये 2 कार्बन C तो ये हो गया आपका C2 और H6। क्या हो जाएगा? H6। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका एथेन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो C2 से एथ हो गया और N लगा है, N हो गया। तो C2H6 का सूत्र क्या हो जाएगा? एथेन का सूत्र C2H6 होगा। देखिए यहाँ पर अब इसका फॉलो कर दीजिए नंबर ऑफ CnH2n+2 का। तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा और N की संख्या का 2 गुना हो जाएगा। तो अगर कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन 2 का 2 दूनी 4 और 2 जोड़ दो 6। यदि कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाए? 6। देखो हो गया ना। अगला है आपका प्रोपेन का। तो प्रोप में कितने कार्बन? 3 कार्बन और सब में एन बॉन्ड जुड़ा है, आप जोड़ दीजिए, सब पर हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 C3H8 गिन लो, हो गया ना। ये क्या हो गया? 3 कार्बन है, H8 है
तो 3 कार्बन का हो गया प्रोप, और इसमें सिंगल बॉन्ड जुड़ा है इसलिए हो गया एन, तो प्रोप में एन जोड़ दिया, प्रोपेन हो गया ना। कोई दिक्कत है ही नहीं कि है कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड कैसे जोड़ते हैं। अब डबल बॉन्ड में देखिए जहाँ पर डबल लाइन होगी वहाँ पर आप इन कहेंगे, क्या कहेंगे? इन। तो जैसे मान लीजिए आपको बनाना है, देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी आपको डबल बॉन्ड लगाने हैं उसमें कम से कम 2 कार्बन होने जरूरी है। एक कार्बन पर हो नहीं पाएगा, मेथिन नहीं बनता तो है, लेकिन फिलहाल आपको डबल कार्बन की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे आपको बनाना है एथीन, क्या बनाना है? एथीन। तो क्या होगा? एथ, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है एथ धन इन। अब यहाँ पर इन जोड़ेंगे तो एथ में कितने कार्बन है आपके? 2 कार्बन। देखो 2 कार्बन हो गए, और क्या जोड़ना है? इन बोले तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया ना। अब देखिए कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4, तो यहाँ पर आप 4, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक लगा दिया। अब देखिए C2, और ये कितना हो गया? 4, C2H4 हो गया, एथिलीन हो गया। यानी इसका नाम है एथीन भी है और एथिलीन भी है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है और ये डबल बॉन्ड का उदाहरण भी है। एक चीज ध्यान में आपको रखना है कि जब मान लीजिए आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से कार्बन लगाने हैं, 3 कार्बन है, तो यहाँ पर अगर आपको बनाना है तो देखिए इस तरह से हो जाएगा। ये नाम है आपका। अगर आपसे पूछा जाए कि ये नाम क्या होगा, तो देखिए अब आपको ये देखना होगा कि डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पर है। तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर आपको नंबरिंग कम से कम होनी चाहिए। तो ताकि 1 2 3 नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन, ठीक है, प्रोप 1 इन, या आप लिख सकते हैं प्रोप इन 1, ठीक है। इस तरह से आप डबल बॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो वो आपका डबल बॉन्ड, यानी जहाँ पर भी ध्यान में रखना है कि जहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड होगा वह कार्बन की संख्या सबसे कम हो, ठीक है। दूसरी बात, उधर से ही आप नंबरिंग करेंगे जिधर से आप का डबल बॉन्ड लगाओ। अब देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। अगला देखिए, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसमें बताया गया कि जब 3 रेखाएं आपस में कार्बन से जुड़ती हैं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ आइन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आइन। ये तो देखिए मान लीजिए आपको ये देखिए ये कार्बन बना और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना, ये इस तरह से लगा हुआ है। अब आपको बताया गया कि इसका नामकरण करिए, क्या बना है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा 2 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा एथ। क्या नाम होगा? एथ। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा है इसलिए इसका नाम होगा आइन। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या नाम हो जाएगा? एथाइन। क्या होगा? एथाइन। कौन सा नाम होगा? एथाइन। मान लीजिए आपका ये कार्बन है, देखो यहाँ पर देखिए इसका क्या नाम होगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है तो यहाँ 1 2 पर जाएगा, यहाँ पर जुड़ेंगे तो ये मैंने कहा है कि ट्रिपल बॉन्ड वहीं से जोड़ेंगे, चाहे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, या अभी आपको बताया जाएगा कोई भी क्रियात्मक समूह हो उसके ऑर्डर के हिसाब से उसको वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपके ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा है तो हम यहाँ पर मानेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन जुड़े हैं तो 1 2 3 क्या जुड़ा है? प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप 1 आइन, प्रोप 1 आइन, 1 आइन, या प्रोप आइन 1, प्रोपाइन 1। प्रोप में आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। इसी तरह से ब्यूट में आइन जोड़ेंगे, ब्यूटाइन हो जाएगा। यानी जितने में आप जो भी आप जोड़ते जाएंगे, डबल बॉन्ड जोड़ेंगे तो इन होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में तो एन होता है, डबल बॉन्ड में इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन होता है। तो इन आइन के हिसाब से आप जितने भी बॉन्ड लगाते जाएंगे उसका नाम करते जाएंगे। तो ये तो साधारण सी बात है कि इन आइन का उपयोग कहाँ होता है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से क्रियात्मक समूह जोड़ करके प्रतिस्थापन किया जाता है, किस तरह से
क्रियात्मक समूह जोड़े जाते हैं, जोड़ करके उसका नाम क्या होता है, कौन कौन से आर्डर में क्रियात्मक समूह की वरीयता कौन होती है, अगर एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह जुड़े हैं तो पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, बताएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।